राहुल जी सभी पत्रकार भाइयों का मैं फिरोज मुल्ला महाराष्ट्र का प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी का मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपके मोबाइल पर साइलेंट करके रखिए आप। मैं आपसे कार्यकर्ताओं से विनती कर रहा हूं कि आप कार्यकर्ता बाहर चले जाओ। कार्यकर्ता नहीं बाहेर जा. सगळ्या कार्यकर्त्यांना मिळते. एकही कार्यकर्ता बाहेर नका. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी बाहेर प्लीज कैलाश भाई, रसिक भाई, आप सभी बाहर हो. सभी बाहर हो. कार्यकर्ता बाहर हो. मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र के दौरे पे आए हुए हैं। और आज छत्रपति शाहू महाराज की जयंती भी है। जयंती के मौके पे आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और उसी दरमियान महाराष्ट्र के दौरे पे आते वक्त जो कार्यकर्ताओं से बातचीत और महाराष्ट्र का दौरा उनके नेतृत्व में हो रहा है, तो आज पुणे में है, पुणे से पिंपरी चिंचवड और फिर बम्बई आगे रवाना होने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में आज भाई यहाँ पर पुणे में मौजूद है। मैं आप सब भाइयों से एक एक करके विनती करता हूँ कि आप भाई से पहले भाई आपसे बात करेंगे, फिर आप भाई से सवाल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो हमारी टीम द्वारा कहा गया कि आप मराठी में बोलिए, तो मैंने कहा नहीं, वो तो हिंदी में समझते हैं तो उनको हिंदी में बोल दूंगा, क्योंकि मराठी तो सिर्फ महाराष्ट्र में बोल जाता है, लेकिन काफी बड़े पैमाने पे हिंदी जो है और इंग्लिश यूज होती है। तो आप मराठी में चाहे मेरी शुभेच्छा ले लें या हिंदी में, आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पर चल रहा है वो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया और 20 दिन से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता जेल में भी रहे। ये प्रमोशन का रिजर्वेशन जो है जिसके लिए लेके आंदोलन चल रहे हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)A में इसको लागू किया गया है। 16(4)A में SC, ST, OBC जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है सरकारें दे सकती। तो मैं समझता था कि जब दूसरी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी सरकारें, तब तो ये नहीं मिल सकता था। लेकिन आज क्योंकि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती भी है, जो आरक्षण के जनक, जिन्होंने भारत में आरक्षण का फॉर्मूला दिया, तो मैं समझता था कि जब उनके वंशजों पे सरकार बनाने का उनको मौका मिलेगा, तो कम से कम वो तो छत्रपति साहू जी महाराज के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वो तो जो है SC, ST, OBC के लोगों के लिए कुछ अच्छा जो आगे बढ़ने का अवसर सोचेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में भी SC, ST, OBC के कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे तो जो गुनाह दाखिल किया गया था, मैं उसको तो सह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको तो जेल भी काटनी पड़ेगी, उन पर मुकदमे भी होंगे। मैं इस बात से तो नहीं घबराता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सरकार ये सोचती हो कि वो SC, ST, OBC के का जो प्रमोशन रिजर्वेशन है वो नहीं देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। हमारी पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, बिहार में आजाद समाज पार्टी के लोग SC, ST, OBC के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में बिल्कुल सतर्क हैं और चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले और बैकलॉग बने, जिससे कि नए लोगों को वैकेंसी मिले और वो अच्छी पोजीशन में बैठ के महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अगर ये भी नहीं, मुख्यमंत्री इसके बाद भी जो है सरकार के लोग नहीं मानेंगे, तो हम लोग महाराष्ट्र बंद भी बुलाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है और आप मीडिया के साथियों के जरिए जो है मैं महाराष्ट्र सरकार को पहुंचाना चाहता हूँ कि वो जो काम बीजेपी के सहयोगी दल किया करते थे, अगर आज वो भी उसी विचारधारा में डल गए हैं, तो ये SC, ST, OBC के लोग जो है आने वाले कल में इनको भी जवाब देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ये याद रखें कि आज छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के दिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक SC, ST, OBC को उनका हक नहीं मिलेगा, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में जारी रहेगा। और अगर महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र सरकार ये सोचती है कि महाराष्ट्र में नहीं सफल हो पाएंगे, तो मैं दूसरे प्रदेशों के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी जो है पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
सर कल जी घोषित आने-बानी का दिन था जी। और अघोषित आने-बानी चल रही है, तो इस कैसे देखते हैं आप इसको? आप बंद की बात कर रहे हैं? नहीं, इंदिरा गांधी जी ने जो आने-बानी लागू की थी, अच्छा, इमरजेंसी। इमरजेंसी। अच्छा, आपने मराठी में पूछा। हाँ। हाँ, मेरी मराठी कमज़ोर है, लेकिन मेरा राजनीतिक जो सत्ता पाने का जो लक्ष्य है वो कमज़ोर नहीं है। तो ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे भी जो सरकारों को सोचना चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर जिस तरह से हमारे लोगों ने इस मामले को उठाया था और निर्दोष होते हुए उन पर पुलिस द्वारा दबाव डाल के जो झूठे ऑफेंस लगा के 436, 353 ये सब लगा के जो उनको जेल में डालने का काम किया, उससे ये भी पता होता है कि सरकार यहाँ जो अधिकारों के लिए खिलाफ अधिकारों के लिए आवाज़ उठेगी उसको दबाना चाहती है। तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सरकार भी नहीं करेगी तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए भी यहाँ संघर्ष करेगी। सर वो SC XT एक्ट है उसे कमजोर किया जा रहा है, एट्रोसिटी का, तो उसके बारे में क्या? जब तक कमजोर वर्ग के लोगों की सत्ता नहीं आएगी तब तक जो है उनके सारे अधिकार छीनते रहेंगे। और मैं समझता था कि आरक्षण जो है वो 100% होना चाहिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और उसके बाद जो है यहाँ मराठा आरक्षण पर रोक लगी, मैं इस बात को भी समझता हूँ कि ये आपस में जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं उनको लड़ाने का प्रयास है। मैं तो उस आरक्षण का भी समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि 100% आरक्षण जो है देश में लागू हो। जो वंचित वर्ग का तबका है उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हो, क्योंकि ये भारत है जिसमें आज भी 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड, यानी कि उनके जो चाहते हैं, जो सपने हैं आगे बढ़ने में, जो उनकी हिस्सेदारी है देश में, वो तो कहीं नजर नहीं आती। वो तो रोटी रोजी के लिए मोहताज है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जब मैं मुंबई जाता हूँ या और किसी सिटी में जाता हूँ, नागपुर, तो मैं देखता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोग झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं। सरकार आज तक उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई, तो जो सरकार उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई वो उनको न्याय क्या देगी? तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए लोगों को सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो उनकी हिस्सेदारी को मजबूत करें। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र को बनाया इसलिए गया था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये आप नोट कर लें मीडिया के साथ ही, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सातों चीजें सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को देगी। हर व्यक्ति को पक्का मकान, हर व्यक्ति को इलाज, बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सारी चीजें जो है सरकार देगी, लेकिन सरकार देती नहीं। तो मैं चाहता हूं कि लोग अगर तैयार हो जाएं तो हम, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये महाराष्ट्र में देंगे। धन्यवाद। यहाँ पर OBC का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? ओबीसी लोगों को इसके लिए सतर्क होना चाहिए। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, माइनॉरिटी के लोग खड़े हुए हैं। अगर मोर्चा बनेगा, सब लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है। महाराष्ट्र में मोर्चे चालू है, ओबीसी के भाजपा वाले कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये वही भाजपा के लोग हैं जो पूरे देश में तो आरक्षण पे डाका डालते हैं और यहाँ वो आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी में फर्क है। ये आरक्षण नहीं बचाना चाहते, हमारे लोगों की वोट ठगना चाहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। दो मुँहे सांप हैं, ये कहते कुछ है और करते कुछ है, तो इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी के तो नजदीक भी रहना जो है वो अच्छा नहीं। सर, दूसरी बात ये है कि अभी पदोन्नति का आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश किया है। दूसरा OBC पॉलिटिकल रिजर्वेशन का महाराष्ट्र, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। आप कैसा देखते हैं इसकी तरफ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लंबे समय से न्यायपालिका आरक्षण और तमाम मुद्दों पे जिस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, तो मैं ये नहीं समझता कि ये काम जो है या जन भावनाओं के पक्ष या जन भावनाओं के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि पदोन्नति में आरक्षण तो जरूरी है, क्योंकि राजकाज में हिस्सेदारी होनी बहुत जरूरी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का तो SC ST OBC के लोगों को नुकसान ही हुआ, क्योंकि इन सीटों पे जो लोग चुन के जाते हैं वो कभी SC ST OBC की बात नहीं करते। तो मैं तो चाहता हूं कि OBC का व्यक्ति OBC रिजर्व सीट पे क्यों लड़ेगा, वो सारी सीटों पे लड़े, और SC का व्यक्ति जो है वो SC रिजर्व सीटों पे क्यों लड़ेगा, वो सारी सीटों पे लड़े। तो लोग अपनी राजनीतिक चेतना बढ़ाएं और भाईचारा बनाएं, बहुजन समाज इकट्ठा करें, तो मुझे लगता है कि वास्तविक प्रतिनिधि जाएंगे और मुद्दों पे बात होगी। फिर ये इस तरह से आरक्षण डकारा नहीं जाएगा। जिस तरह से आज अधिकारों के लिए मोर्चा लेना पड़ रहा है, तो सरकार फिर क्या कर रही है, तो फिर दूसरी सरकारों में सरकार में फर्क क्या रहा है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि जो छत्रपति साहू जी महाराज के जो वंशज हैं वो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये दुख का विषय है। यानी कि उन्हें अपने इतिहास की जानकारी नहीं। जो काम उनके महापुरुषों ने शुरू किया था
उनके क्या वो महापुरुष तो सबके हैं, लेकिन जो उनके द्वारा शुरू किया गया था उसको तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो तो छीनने का काम कर रहे हैं। ये दुखद। सर दिल्ली में किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए, जी, फिर भी उनका जो कहना है सरकार नहीं मानी। तो इसलिए तो मैं उन किसानों से भी कहता रहता हूँ कि भाई किसान जो हैं वो चुनाव के समय धर्म देख के वोट ना दे, वो किसान बन के वोट दें, जो आपके हित की बात करता है उनको वोट दें, और बीजेपी को तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि इनकी कथनी करनी में तो फर्क है। ये तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट तो लागू नहीं की किसान को, और जो है कहा प्रधानमंत्री ने किसानों की मैं आय दुगनी कर दूंगा, उनकी आय तो दुगनी नहीं करी, उनकी जो परेशानियां वो दुगनी कर दी हैं। तो भारत में 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। ये भारत के लिए बहुत सोचने का विषय है कि अगर अन्नदाता जो देश की रीढ़ है वो इस तरह सुसाइड करेगा तो यानी कि भारत में किसान जो है बेहाल है। तो मैं किसानों से भी कहूँगा कि वो भी अपना मोर्चा बनाएं और अपने व्यक्ति को चुन के सदन में भेजें, जिससे किसानों की बात हो सके। मुझे लगता है जिस वर्ग का प्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि सदन में नहीं होगा उनकी बात नहीं होगी। तो देश के अन्नदाता के आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। अन्नदाता देश की रीढ़ है हमारा, हम सब लोगों का, भारतवासियों का रोटी का रिश्ता अन्नदाता से है। तो किसानों का की जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में आप किसके साथ अलायंस कर रहे हैं? अभी तो हम ये मोर्चा लड़ लें, पहले SC ST OBC के लोगों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिला दें, और जो और उनका अधिकार बैठता है वो दिलवा दें, तो जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी जो एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन वो चाहिए। बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम पे जिस तरह से गैर जिम्मेदार लोग, यानी कि हमारी हिस्सेदारी तो मिल रही है लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, जिनको अपर कास्ट के लोग जिता के भेजते हैं वो जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो अपर कास्ट के लोगों की बात करते हैं, जिससे कि हमारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो हमें अपने मुद्दों पर बात करने वाले लोग चाहिए, इसलिए हम लोग अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो लोग जाएं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में वंचित ने अपनी एक स्पेस बनाई थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा डाउन हो गया उनका परफॉर्मेंस पॉलिटिकली। मतलब अभी भीम आर्मी वो स्पेस एनकेश करना चाहेंगे आगे, क्योंकि आगे पालिका इलेक्शन है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में तो हमने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में तो हमने राजनीतिक रूप से गरीब लोगों को, जो साइकिल चलाता था उसको भी जो है ना जिला परिषद का मेंबर बना दिया, और आने वाले समय में वहाँ जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो भी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर से, क्योंकि वहाँ समाज तैयार हो चुका है, तो वो विधानसभा भी जाएगा, लोकसभा भी जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी कार्य को जो काम करने वाले लोग हैं उनको यहाँ भी तैयार किया जाए। तो आशा उम्मीद है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी ताकत बनेगी। और क्योंकि ये स्पेस जिसकी बात आप कह रहे हैं कि ये स्पेस जो है फिर कमज़ोर पड़ गया, इसलिए पड़ गया क्योंकि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। तो हम मुद्दे आधारित राजनीति करेंगे, और जब हमें मौका मिलेगा तो इन मुद्दों को खत्म करेंगे, ये मुद्दे खत्म हो जाए। धन्यवाद। किसी के साथ अलायंस करेंगे महाराष्ट्र में किसी के साथ अलायंस में? इसका फैसला हमारी यहाँ की लीडरशिप लेगी, जो हमारी लीडरशिप लेगी मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। शरद प्रशांत किशोर ने शरद पवार की भेंट ली दिल्ली में, उसके बारे में आपको जो इधर मीटिंग हुई थी दिल्ली में, आप गए थे, आपको निमंत्रण था क्या? नहीं, मैं तो अपने काम करता रहता हूँ, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। नेता लोग मीटिंग लेते रहते हैं, वो अपना योजना बनाते रहता है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हमें उस वर्ग की चिंता है जो शहरों में नहीं रहता, गाँव में रहता है। मैंने कहा कि यहाँ हमारी जो लीडरशिप निर्णय लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को फैसला लेना है। दिल्ली की बात करें, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो यूपी चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। केंद्र की सत्ता यूपी से होकर जाती है, खुद अकेले ले लेंगे। तो मैंने बताया, मैं यूपी के मीडिया के लोगों को तो बताता रहता हूँ कि भाई जो जिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिनसे मुद्दों पे सहमति बनेगी उन लोगों से गठबंधन किया जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अकेले लड़ना, भारतीय जनता पार्टी को बल देना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोग रोकना चाहते हैं उनको गठबंधन करके लड़ना चाहिए, अपने मुद्दों पे बातचीत करके, और अपने मुद्दों से आम जनता को का भला करने के लिए लड़ना चाहिए। नहीं, अभी जो नेशनल लेवल पे थर्ड फ्रंट की बात हो रही है उसमें आप रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में महाराष्ट्र के सीएम से आप मिलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सीएम जनता द्वारा तो बनाए गए हैं, तो महाराष्ट्र की जनता के का जो मांग है उसका सीएम को सम्मान करना चाहिए। और अगर जनता के मांग को सीएम नहीं सुनेंगे तो ये जनता जो है बनाना जानती है, तो ये घर बिठाना भी जानती है। शाहू महाराज को दलितों का महापुरुष बनाया जा रहा है, ऐसा देख के क्या? साहू जी महाराज तो पूरे देश के महापुरुष हैं। उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रथम प्रयास किया।
तो मैं तो उनको जो है सारे लोगों का महापुरुष मानता हूँ। अब लोग अपनी वजह से ना माने तो अलग बात है। और मैं तो आया स्पेशली उसके यहाँ लिए था कि मैं जाके 26 तारीख को उनको नमन करूं, लेकिन पता लगा कि वहाँ लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने। तो मैं ये भी समझता हूं कि नमन करने के लिए मैं यहीं से नमन कर लूँगा, लेकिन मैं उनके दिखाए रास्ते पे चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब जिंदा लोगों के लिए काम करना जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया उस कार्य को आगे बढ़ाना जरूरी है। उनके वंशज अभी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, शाहू महाराज के वंशज अभी आरक्षण की लड़ रहे हैं, संभाजी राजे। हाँ, अच्छा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनको जो है लड़ना चाहिए, अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कोरोना के बारे में महाराष्ट्र के लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं। यूपी में ये ठीक है, ये मैया जरा बोलो। हाँ, ये देखो, ये अच्छा है। देखो, आप लोग यूपी की भी चिंता करते हो, इसीलिए तो महाराष्ट्र को लोग जो है बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना में जो मैनेजमेंट की सरकार है उत्तर प्रदेश की, एक्सीडेंटल गवर्नमेंट, वो सरकार जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पे वोट दिया था भाजपा ने और एक अपर कास्ट के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, वो अयोग्य मुख्यमंत्री जिससे उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं चल रही है, जो खुद में लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझते हैं। कोरोना काल में 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान जो है उत्तर प्रदेश में गई है। सरकार ने आंकड़े जो है झूठे दिए हैं। अभी हम सारे आंकड़े जुटा रहे हैं, गांव-गांव से, और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के समय में मुख्यमंत्री को काम जो चिकित्सा पे करना चाहता वो नहीं किया, बल्कि काम किया है बिहार के इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में, असम के इलेक्शन में, केरल के इलेक्शन में। तो अगर मुख्यमंत्री को घूमने का इतना शौक है तो किसी दूसरे व्यक्ति को कुर्सी दे दे उत्तर प्रदेश की। और मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत ही नहीं है आम जनता के, गरीबों के पक्ष में, इसलिए लाखों लोगों की जान गई। ये चाहते तो ये जान बचाई जा सकती थी। ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं। सरकार पे इसका मुकदमा चलना चाहिए। लाशें जो हैं, जो छिपाई गई लाशें थी, वो गंगा में तैर तैर के बोल रही थी, अपने लिए न्याय मांग रही थी। मीडिया के दिखाने पे उनको दबा दिया गया रेत में। जब फिर मीडिया ने आवाज उठाई तो उसके ऊपर चादर ढक दी गई, और जब उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया तो वो चादर भी उतार ली गई। तो जिस तरह से मानव मूल्यों का कत्ल उत्तर प्रदेश में हुआ है, शायद ही पूरे देश में कहीं हुआ हो। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। राम मंदिर के बारे में इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में इतना तो बताओ ना। राम मंदिर के बारे में एक बार उठ गए, अब क्या बताएं? दर्शक को पूछा नहीं राम मंदिर के बारे में, उनसे व्यक्तिगत बता देते हैं। लोटे लोटे ना आप लोग आए सागर तो झालं का मी येतो